चलो 8वीं क्लास आपका अध्याय है तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। यानी जो कंपनी थी, अंग्रेज अधिकारी थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे चलाते थे। अब इस पार्ट में हमने आधा पढ़ा, उसमें हमने पता लगाया कि जो अंग्रेज थे वो खेती के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं लागू कर रहे थे, जिसमें स्थायी बंदोबस्त था, महालवारी बंदोबस्त था। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इससे आगे आ रहा है मुनरो व्यवस्था, यानी खेती के लिए एक दूसरी व्यवस्था लागू की गई जिसका नाम क्या था, मुनरो व्यवस्था। अब मुनरो व्यवस्था क्या थी इसके बारे में हम विस्तार से अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाई जा रही थी। वहाँ जो नई व्यवस्था लागू की गई थी उसे रेतवाड़ी का नाम दिया गया था। अब दक्षिण भारत में जो व्यवस्था लागू की गई उसका नाम क्या दिया गया, रेतवाड़ी। कैप्टन अलेक्जेंडर ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। अब कैप्टन जो अलेक्जेंडर था, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद में जो जमीन उनको मिली, उस जमीन पर उन्होंने इस मुनरो व्यवस्था को संचालित किया था, वहाँ पर पहले प्रयोग करके देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। अब जो ये व्यवस्था थी वो किसने विकसित की थी, टॉमस मुनरो ने। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई। अब आपको पता होगा, इसमें हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत के सारे जो खेती वाले इलाके थे वहाँ पर मुनरो व्यवस्था को लागू किया गया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। अब ये जो दो अधिकारी थे इनको ये पता था कि यहाँ पर जो है परंपरागत खेती वाले लोग नहीं है, किसान नहीं है। इसलिए इनका तर्क था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, यानी कोई जमींदार नहीं है, इसलिए हमें आके डायरेक्ट उन किसानों से ही संबंध करना चाहिए था। तो उनको डायरेक्ट ही इस व्यवस्था के बारे में बताना चाहिए। अब देखो, उस समय जो किसान थे उनको रेत कहा जाता था, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे। अब देखो, रेतवाड़ी का नाम भी उन रेत का मतलब क्या होता है, किसान। ठीक है। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। अब देखो, मुनरो ने ये व्यवस्था की थी, जिसमें क्या था कि जो सीधे ही किसानों से राजस्व वसूला जाए, और राजस्व वसूल करने से पहले उनके खेतों को अच्छी तरह से उन खेतों का सर्वेक्षण करना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब देखो, ये उसकी अच्छी बात है कि वो किसानों का खुद को पिता मानते हुए उनके बारे में सोच रहा है, उनके अच्छे के लिए। सब कुछ ठीक नहीं था। अब देखो, ये व्यवस्था लागू भी कर दी। उस मुनरो का मानना भी भारतीय लोगों के प्रति अच्छा था, फिर भी ये व्यवस्था काम में नहीं है। उसके दोस्त कौन कौन से थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें अनेक समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। अब देखो, ये व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन जो बीच में थे राजस्व वसूली के अधिकारी, वो खुद का पेमेंट बढ़ाने के लिए राजस्व को बढ़ा दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रेत गांवों से भाग रहे थे। रेत का मतलब क्या है, किसान। ये याद रखना, जो किसान जो थे या रेत जो थे वो गांवों को छोड़कर भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों की संपन्न उद्यमशील किसान बना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप के लिए फसल। अब देखिए, यूरोपीय जो लोग थे उनके लिए कौन सी फसल थी। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यूरोप की ज़रूरतों को उनके हिसाब से फसलें भी वहाँ पर उगाई जा सकती है। यानी यूरोप में जिन फसलों की ज़्यादा आवश्यकता है, क्यों न उन फसलों को भारत में उगा दिया जाए। ये अंग्रेजों का मानना था कि राजस्व वसूली तो अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन उसकी जगह फसलों का उत्पादन में भी वृद्धि की जाए। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अब देखो, ये दो खेती थी, अफीम और नील, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे। अब देखो, अंग्रेज जो पहले जो थे वो तो राजस्व वसूली, लेकिन अब क्या होने लगा है कि अंग्रेज भारतीय किसानों को अपनी मनपसंद फसल उगाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब देखो, वो कौन कौन सी फसल उगाने पर मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, यानी जो जूट होती है, वो उगाने पर मजबूर कर रहे थे बंगाल के लोगों को। असम में चाय उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। संयुक्त प्रांत अर्थात की जो उत्तर प्रदेश है अभी, वो
उसमें गन्ना उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था लोगों को। पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। अब ये सारी चीज़ें थी, इनको जो अंग्रेज थे वो किसानों को उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह से समझे। यानी इतनी सारी फसलों उगाने पर मजबूर किया गया, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी फसल के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर अंग्रेजों ने ज़्यादा जोर दिया। अब वो चीज़ कैसे थी उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या रंग का भी कोई महत्व हो सकता है या फिर रंग का कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये 2 चित्र दिए गए जिसमें नीले रंग का ज़्यादा उपयोग किया गया। आप ध्यान से इसको अपनी किताब में देख सकते हैं। छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल और छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है और वो है नीले रंग का प्रयोग। इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। अब जो ये नीला कलर का उपयोग किया गया उसे आमतौर पर क्या कहा जाता था? नील। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता था? इन छापों को आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। अब देखो ये नीला जो रंग है वो नील के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों का इस्तेमाल किया गया। नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया जाता था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि भारत में ही नील के पौधे ज़्यादा उगते थे उस समय। भारतीय नील की मांग क्यों थी? यानी विदेशों में भारतीय नील का उपयोग ज़्यादा क्यों हो रहा था, क्यों मांग रहे थे सब? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है। अब देखो नील का जो पौधा है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। यानी भारत में नील ज़्यादा उगती थी, कम उगती थी, लेकिन उसका जो बहुत कम हिस्सा था वो यूरोप के बाजारों में पहुँच रहा था। यानी पूरा हिस्सा यूरोप के बाजार में नहीं पहुँच पा रहा था। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। अब देखो कम जा रहा है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा है, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य पौधे पर निर्भर। अब देखो भारत से नील कम जा रही है तो उनको है जो नीला रंग बनाने के लिए दूसरे पौधे जो वोड नामक पौधा था उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। अब ये वोड जो है पौधा है वो इन क्षेत्रों में उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव बनाया कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। अब देखो वोड जो बेचने वाले लोग थे उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि आप नील के आयात पर रोक लगा दो, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था। अब देखो उन्होंने कह दिया कि आप भाई नील के आयात पर पाबंदी लगा दो, नील को यहाँ बिकने मत दो, लेकिन जो रंगने वाले थे वो तो सिर्फ नील को ही पसंद करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो नील थी वो नील से निकलने वाला जो नीला रंग था वो चमकीला होता था, जबकि वोड से निकलने वाला जो कलर होता था वो ज़्यादा चमकदार नहीं होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील होने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। अब देखो ये सारे लोग भी धीरे धीरे नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। अब देखो अमेरिका में भी नील के बागान लगाए जा रहे हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसने कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। अब नील की मांग बढ़ी। उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो चुकी थी। अब देखो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में पौधा उगाया जा रहा था नील का, लेकिन वहां से आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। 1783 से लगाकर 1789 के बीच दुनिया में नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे हैं। अब देखो अमेरिका और वेस्ट इंडीज से मिल रही थी नील, लेकिन अब अनेक कारणों से वो बंद हो चुकी, तो अब वो दूसरे के ऊपर निर्भर रह रहे हैं। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब जो नील की कमी आई बाजारों में तो वो कहाँ से मिलेगी? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी।
18वीं सदी के दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। अब देखो सबसे ज़्यादा बंगाल में उगाई जाने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। अब जो पहले जो है भारतीय जो नील थी वहाँ जाती थी, वो सिर्फ उसका जो है परसेंटेज था वो 30% था, लेकिन वो अब बढ़कर 1810 में 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील का उत्पादन करने में ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब अनेक ऐसे अधिकारी जो थे वो अंग्रेजी सेना को छोड़कर नील की खेती करने में जुटे हुए थे। उम्मीद है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने भी नील के बागान लगा दिए, अर्थात जो स्कॉटलैंड से जो लोग हैं वो भारत में आने लगे और नील का उत्पादन करने लगे। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा न था, वह कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। नील की खेती कैसे होती है? अब देखो नील की खेती किस प्रकार की जाएगी वो आ रहा है। नील की खेती के दो प्रमुख तरीके थे। पहला तो है नीज और दूसरा था रेयती, यानी दो तरीकों से नील की खेती की जाती थी। नीज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद की जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो जमीन खरीद लेते थे या जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम कराकर नील की खेती करते थे। नीज का मतलब है खुद से ही करना, यानी वो जमीन ले लेते थे, अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। यदि उनकी जमीन नहीं होती थी तो वो किराए पर जमीन लेकर उसके ऊपर खेती करते थे। निज खेती की समस्या है। बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी, जहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। अब देखो उनकी समस्या क्या थी कि उनको खेत नहीं मिल रहे थे नील की खेती करने के लिए, और जो मिल रहे थे वहाँ पे जंगल और वो थे, तो पहले उन जंगलों को साफ किया गया, वहाँ पर खेती की गई। और फिर जब नील की खेती या उसकी कटाई का बारी आती थी तो उस वक्त धान की जो फसल उगाई जाती थी, यानी उस टाइम मजदूर भी नहीं मिलते थे। यानी जब नील की कटाई करने की बारी आती थी तो धान की भी कटाई करने की, यानी दोनों फसलें साथ साथ ही आती थी, तो मजदूर जो थे वो कम मिल पा रहे थे। और उसी समय हल और उनकी भी जरूरत होती थी नील की खेती में, ताकि वो भूमि को उपजाऊ बनाए, लेकिन उस समय उनको हल भी नहीं मिल पा रहे थे। ये नीच खेती की समस्याएं उनके सामने आ रही थी। ठीक है, बस हम इतना ही पढ़ेंगे।